गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। देखो बच्चों, आज हम इस अध्याय के अंदर एक तो लोहा इस्पात के बारे में और एक जो कपड़ा व्यवसाय है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से इनका व्यापार हुआ करता था जब ब्रिटिश काल था, मतलब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर उद्योगों की दशा 33 के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से जब क्या हुआ था, आधुनिक युग में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से आधुनिक युग में ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये दोनों उद्योग क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और साथ ही साथ सूती कपड़े की मशीनें, सूती कपड़े का मशीनों से उत्पादन, सूती कपड़े का मशीनों से उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का क्या बना दिया, सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। देखो जो आधुनिक जो युग था उसमें औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दो ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे, एक तो कपड़ा उद्योग और एक लोहा इस्पात उद्योग। सूती का मशीनों से उत्पादन के लिए जो सूती कपड़ा मशीनों से बनता था, 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। मतलब सबसे ज्यादा जो सूती कपड़ा मशीनों से बनता था वो कहाँ बनने लग गया था, आके और इसमें ब्रिटेन में बनने लग गया था। 1850 के दशक की जब 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था। और तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा।
तो देखो बच्चों, ब्रिटेन में क्या होने लग गए थे, कपड़े बनने लग गए थे मशीनों से, और लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसी में कंटिन्यू करके देखते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और ब्रिटेन के औद्योगिकरण, जहाँ ब्रिटेन में क्या हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, और भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य ब्रिटिश आधिपत्य या विजय और औपनिवेशीकरण हुए, और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। गहरा संबंध था मतलब आपस में क्या था, गहरा संबंध था। एक तो आधिपत्य हो गया था और औपनिवेशीकरण में क्या था, गहरा संबंध था, जिसको कि हम पहले देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हितों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हितों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हितों के लिए क्या किया गया, रक्षा करने के लिए किस तरह हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए, भूभागों पर कब्जे हुए किस तरह भारत में चीजें, किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता है, ढांचा बदलता है। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी। खरीदती थी। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी।
आपने देखा कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले तो सारा जो भी यूरोपीय बाजार में माल जाता था वो भारत से ही जाता था, यानी भारत से ही खरीदा जाता था। ठीक है, और इसलिए क्या धीरे धीरे कंपनी में जब औद्योगिक क्रांति आई वहां से जब माल भारत आने लगा तो क्या होता था, तो सस्ता होता था और लेकिन जो यहाँ से कच्चा माल जाता था वो कम दाम पे खरीद करके और जो वहां से तैयार माल आता था उसको अधिक दाम में यहाँ पर भारत में बेचा जाता था, जो कि किससे बना होता था, मशीनों से बना होता था। आगे हम इसमें देखेंगे कि इस चीजें खरीदी थी और उन्हें इंग्लैंड में यूरोप ले जाकर जो चीजें खरीदा करती थी उन्हें इंग्लैंड वे यूरोप ले जाकर बेचती थी। इन्हें क्या किया जाता था, इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर के बेच दिया जाता था। भारत में जो चीजें बनती थी उनको, और इसी क्रय विक्रय में से इसी क्रय विक्रय से खरीदने बेचने से क्रय विक्रय से जो मुनाफा होता था उसे भारी मुनाफा होता था। क्रय विक्रय से क्या होता था, भारी मुनाफा भी होता था खरीदने बेचने से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि क्या हो गया था, उद्योग धंधे ब्रिटेन से माल तैयार होकर के आना था, तो जैसे जैसे यहाँ का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादन का अपने औद्योगिक उत्पादनों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे, विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। ठीक है, विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल कहाँ बिकने आने लगा, भारत में बिकने आने लगा। तो ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में बिकने के लिए आने लगा। ठीक है, भारत के बाजारों में बिकने के लिए आने लगा धीरे धीरे। और उसके बाद में इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़ा,
इसकी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि जब ब्रिटेन से तैयार होकर के माल भारत के बाजार में आकर के बिकने लगा तो यहाँ की जो शिल्प है उस पर क्या प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ यहाँ के उद्योग धंधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, ये हम इसी में आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो औद्योगिक क्रांति थी इसके बाद में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन है वहाँ पर तैयार होने लग गया था, मशीनों से उत्पादन होने लग गया था और वो भारत के बाजार में आकर के बिकने लग गया था। लेकिन जो बिकता था उसके लिए क्या देना पड़ता था, भारतीयों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था, जबकि जो कच्चा माल होता था वो भारत से ही वहाँ पर जाता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले, जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन नहीं था उससे पहले 1750 में 1750 के आसपास पूरी दुनिया में भारत कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, और देशों से कोसों आगे था। ठीक है, और देशों से क्या था, कोसों आगे था। और भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। अपनी बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में क्या थे, मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया पश्चिमी मध्य एशिया में, और इन कपड़ों का भारी व्यापार था।
तो देखो बच्चों, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास पूरी दुनिया में भारत कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और देशों से कोसों आगे था। यानी भारत जो देश है वो अन्य देशों से सबसे आगे था। बहुत ही भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें सुमात्रा, मालिया, ये सब आते हैं, जावा, ठीक है, इस तरह के आते थे। जावा, सुमात्रा और पेनांग आते थे। और एशिया तथा पश्चिमी मध्य एशिया, इन कपड़ों का भारी व्यापार था। यहाँ पर क्या होता था, भारी रूप से भारत से कपड़ा बन करके जाता था और यहाँ पर क्या होता था, भारी मात्रा में कपड़े का व्यापार हुआ करता था। जो भारत का कपड़ा है वो सबसे ज्यादा मशहूर था। आगे हम इसी में देखने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत में कपड़ा बनता था और विश्व के बाजारों में बिकने के लिए जाता था। क्योंकि एक तो क्या है, गुणवत्ता अच्छी थी भारत के कपड़े की, और वो यहाँ का जो काम किए जाते थे कारीगरों के द्वारा, उसमें जो बारीकी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की 16वीं शताब्दी से यूरोप की 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े को बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। कपड़े खरीदने लगी थी। भारत से क्या हो गया था, कपड़े खरीदना शुरू कर दिया था। इस फलते फूलते व्यापार को भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजों को और अन्य भाषाओं के बहुत सारे अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। मतलब उस समय का जो कपड़ा उद्योग था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर जो होते थे और बुनकर, उनका हुनर इतना अच्छा होता था कि वो आज भी अंग्रेजों की यादों में है। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो हुनर था वो लंबे समय तक देखा गया है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और अर्थ जानना बड़ा मजेदार लगता है। अब है शब्दों में इतिहास छिपा है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो शब्द होते हैं उनमें किस तरह से इतिहास छुपा होता है, इसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो शब्दों में इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ये देखा हमने कि किस तरह से यूरोपीय बाजारों में कपड़ा बिकता था भारत का, और जो बुनकर हुआ करते थे वो आज भी अंग्रेजों की और अन्य भाषाओं में आज भी क्या है, उनकी जो बुनकरों की जो बारीकी है, उनका जो काम है, उनके बारे में आज भी उनकी यादों में बसा हुआ
है भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भारतीय जो कारीगर होते थे कपड़ों में बहुत अच्छी कारीगरी किया करते थे। अब है शब्दों में इतिहास छिपा है। शब्दों में इतिहास छिपा है। जो शब्द होते थे उनमें भी क्या है, इतिहास छुपा हुआ है, क्योंकि अंग्रेज जो होते थे वो जो शब्द बोला करते थे, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया, भारत में उससे आया, ठीक है, बारीक सूती कपड़ा, बारीक सूती कपड़ा। जो यूरोप के व्यापारी थे वो सबसे पहले कहाँ से बारीक सूती कपड़ा लाए थे, भारत से लेकर के आए थे, ठीक है। आया कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के, सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में ठीक है, अरब के व्यापारियों के पास देखा गया था, मतलब सबसे पहले कपड़ा यहाँ सूती जो कपड़ा है सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास में देखा गया था। यानी जो अरब के व्यापारी है वो भारत से उस कपड़े को, सूती कपड़े को खरीद करके लाए थे, तो उनके पास में देखा गया था। और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले, इसी आधार पर ये बारीक बुनाई वाले जो कपड़े होते थे, बारीक जिनके ऊपर बुनाई की जाती थी, सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। मसलिन, अरब में इनको क्या कहने लगे, मसलिन। मसलिन यानी मलमल कहने लगे। जो बारीक बुनाई वाला कपड़ा होता था उसको वो क्या कहने लगे, मसलिन यानी कि मलमल कहने लगे। अरबी भाषा में इसको मसलिन कहा जाने लगा, ठीक है। जल्दी ये शब्द खूब प्रचलित हो गया, जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मतलब जल्दी इसको ये ज्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि कपड़ा भी क्या था, बहुत अच्छा था और बारीक बुनाई के साथ में आया था, ठीक है। तो इसको जब खूब प्रचलित हो गया, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, पुर्तगाली कहाँ आए थे,
भारत आए थे किसकी तलाश में? मसालों की तलाश में। ठीक है, कपड़े के व्यापारियों के पास में तो क्या होगा, देखा कि मसलिन नाम का जो कपड़ा है जिसको कि मलमल कहा जाता था वो था। लेकिन जो पुर्तगाली आए थे, जो ब्रिटिश लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, उससे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली इसलिए आए थे क्योंकि वो ये जान रहे थे कि जो मसाले हैं वो भारत में ही प्राप्त हो सकते हैं। तो मसालों की तलाश में कहाँ आए थे? भारत आए थे कि मसाले अच्छे जो मसाले हैं वो भारत में प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला था। कहाँ पर आए थे वो? कालीकट में आए थे। ठीक है, तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में आकर के उन्होंने क्या करा था? कालीकट में आकर के अपना डेरा डाला था, ताकि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत था वहां पर क्या है, मसाले अधिक मात्रा में पैदा होते थे। तो उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पर ही क्या मिलेगा, अधिक मात्रा में हमें मसाले प्राप्त होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कालीकट में यहाँ पर डेरा डाल दिया था। आगे हम इसी में देखेंगे। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उन्होंने तो किसको देखा था? कपड़ों को देखा था अरब के लोगों के पास में, अरबी व्यापारियों के पास में, जो कि बारीक कपड़ा हुआ करता था, उस पर बारीक कारीगरी हुआ करती थी, उसको वो मसलिन कहते थे, जिसको कि बाद में मलमल नाम दे दिया गया। और जो मसालों की तलाश में आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। उन्होंने कालीकट पर डेरा डाल दिया था। यहाँ से मसालों के साथ साथ यहाँ से वे मसालों के साथ साथ जो मसाले होते थे उसके साथ साथ कपड़े का भी साथ इसका व्यापार करते थे, साथ साथ सूती कपड़े भी लेते गए। सूती कपड़े भी लेके गए, मतलब मसाले तो लिए ही उन्होंने भारत से, साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने क्या लिया? सूती कपड़े भी लिए गए। ठीक है, सूती कपड़ों को भी लिया। और कालीकट से निकले शब्द को, कालीकट से निकले शब्द को कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगे। केलिको कहने लगे। जो कालीकट था उसको उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? केलिको। क्या? केलिको नाम दे दिया उसको, केलिको कहने लगे। बाद में हर तरह से सूती कपड़ों को, बाद में हर तरह के सूती कपड़े को बाद में हर तरह के सूती कपड़े को केलिको ही कहा जाने लगा। मतलब जो कालीकट से लेके जाते थे ना ये लोग सूती कपड़ा, तो वो हर जो भी सूती कपड़ा उनको मिलता उसको वो सूती कपड़े को केलिको ही कहने लग गए थे। ठीक है, तो केलिको ही कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, क्योंकि वो लोग क्या है, कालीकट पे आकर के बस गए थे, वहीं से उन्होंने मसालों को लिया था, वहीं से वो सूती कपड़ा भी ले जाने लग गए थे। तो उसका नाम ही उन्होंने केलिको, जो कपड़ा था सूती कपड़ा, उसका नाम ही उन्होंने केलिको रख दिया। और बाद में उसको इसी नाम से जाना जाने लगा। यानी जो सूती कपड़ा होता था उसको केलिको कहते थे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो पश्चिमी बाजारों में जैसे केलिको हुआ, मसलिन हुआ, केलिको हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द जो पश्चिमी बाजार, भारतीय कपड़ों की
दो शब्द तो हमने देख लिए, कैलिको और मसलिन, ठीक है। तो भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं, की कहानी कहते हैं कि जो भारत का कपड़ा था कितना ही लोकप्रिय था, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भी भेजा था। मतलब 1730 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे वहां रहते थे, तो उन्होंने वहां पर उनको बसा दिया था, उनके पास भी इनके इन शब्दों को भेजा था कि इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के जो कपड़े हैं वहां पर भारत में बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वे शब्दों में इतिहास छुपा करके रखते थे कि आपकी शब्द है, ठीक है। वही के मुताबिक उस साल कपड़े 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला, ठीक है। और 98 किस्मों का जिक्र किया गया कि यहाँ पर जो कपड़ा मिलता था भारत में 98 तरीके के कपड़े भारत के अंदर मिलते थे। मतलब 98 तरीके के जो कपड़े थे वो भारत के अंदर मिलते थे, उसका जिक्र किया गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि 5,98,000 का जो ऑर्डर था, मतलब जो इतना ज्यादा पैसे खरीदा गया है कपड़ा भारत से, ठीक है, ऑर्डर मिला था उनको। और जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, यूरोपीय उन्हें पीस फुट्स भी कहते थे। उन्हें क्या पीसों में जो कपड़े मिलते थे, तो जो यूरोपीय लोग हैं उनको पीस फुट्स भी कहते थे। और वो जो पीस फुट्स होता था वो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा हुआ करता था। तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से वहां पर कपड़ा मिला करता था, वही के बारे में भी वहां पर बताया गया। तो देखो बच्चों, आज हमने ये शब्दों के इतिहास में छिपा है, ये हमने पढ़ा। इसी को आगे कंटिन्यू हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये हमने इसका भाग पहला पढ़ा है। धन्यवाद बच्चों।